अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कल हमने FIFO एप्को पे बात करते हुए इलस्ट्रेशन 5 आखिर में हमने डिस्कस की थी। तो FIFO एप्को के प्रिंसिपल की एप्लीकेशन पे कोई क्वेश्चन, कैसे हम FIFO और एप्को की मदद से कॉस्ट ऑफ आइटम्स यूज्ड एंड कॉस्ट ऑफ आइटम्स इन हैंड एट द पीरियड एंड कैसे डिटरमिन किया जाता है FIFO की मदद से और एप्को की मदद से। हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कॉस्ट डिटरमिन करने के दो मेथड्स हमने सीखे। FIFO से भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, एप्को से भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। एंड वंस यू हैव कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, आप उसको उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर करके डिसाइड करते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या वैल्यू लेके जानी है। अच्छा, थोड़ा सी अब अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो हमें वैल्यू की कैलकुलेशंस भी सीखनी है और उन वैल्यूज़ की अकाउंटिंग भी हमें देखनी है। जैसे हमने ओवरहेड में देखा था, हमने ओवरहेड में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना सीखा और फिर ओवरहेड एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना सीखा, और फिर ओवरहेड की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओवरहेड्स की वैल्यूज़ कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है जी। अब हमें अकाउंटिंग सीखनी है कि इन्वेंट्रीज़ की काउंटिंग करने के क्या तरीके हैं। तो इन्वेंट्री की काउंटिंग के दो तरीके हैं। एक, आप पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड फॉलो कर सकते हो, इसको पीरियड एंड सिस्टम भी कहा जाता है, और एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग का वो तरीका है जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा हुआ है। इफ़ यू रिकॉल, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास जब एक पीरियड शुरू हुआ, आपके पास एक ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक का एक अकाउंट होता है, एक आप परचेजेस का अकाउंट खोल लेते हो। लेट्स अज्यूम आपके पास साल के शुरू में बैलेंस जो ब्रॉट डाउन हुआ वो है जी से 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50। जी 5000 का यूनिट्स ब्रॉट डाउन था। ड्यूरिंग द ईयर आपने जो परचेजेस की, दोज वर अगेंस्ट से कैश। लेट्स अज्यूम आपकी दो ट्रांजैक्शन थी, एक आपने 500 यूनिट्स खरीदे एट द रेट ऑफ 55, और दूसरा आपने से दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी हुई से 1000 यूनिट्स की से एट द रेट ऑफ 60। तो ये 2750500 और ये बना जी 60,000। लेट्स अज्यूम साल शुरू हुआ, ये ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन था। ड्यूरिंग द होल ईयर आपने दो परचेजेस की, 500 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से। तो जो परपेचुअल काउंटिंग सिस्टम, आप पीरियोडिक काउंटिंग सिस्टम हमें बताता है, जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन होगा, एक आप परचेजेस का अकाउंट खोलेंगे, सारी परचेजेस आइटम्स की आप इसमें डालते जाएंगे, सारी आइटम्स की परचेजेस, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, सारी परचेज में डलती जाएंगी। फिलहाल मैंने अज्यूम किया कि हमारे पास एक ही आइटम है, उसके हमने दो परचेजेस यहाँ डाली। फिर आपको पता है कि पीरियड एंड पे आप P&L बनाते हैं। पीरियोडिक सिस्टम कहता है कि जी आप पीरियड एंड पे ओपनिंग स्टॉक को भी P&L में क्लोज करें 5000, ताकि ये अकाउंट आपका ज़ीरो हो जाए। यहाँ पे आप P&L में आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा 5000। फिर आपको पीरियोडिक सिस्टम में आपको जो सिखाया गया है, परचेजेस को भी P&L में क्लोज करते हैं 87500, ये भी आपने P&L में क्लोज की परचेजेस। इसके बाद क्या होता है जी, क्लोजिंग स्टॉक। आपने पूरा साल परचेजेस करते रहे, ओपनिंग ईयर एंड पे ओपनिंग स्टॉक को भी P&L में क्लोज कर दिया, परचेज को भी P&L में क्लोज कर दिया। लेकिन इस स्टेज पे फिर देखा जाता है, अच्छा ये तो हमने सारी परचेजेस डाल दी, क्या हमने सारा मटेरियल कंज्यूम कर लिया या कुछ इन हैंड भी है। लेट्स अज्यूम आपने कहा जी हमारे पास स्टॉक इन हैंड जो है वो हैं जी 300 यूनिट्स। आपके पास 300 यूनिट स्टॉक इन हैंड है। लेट्स अज्यूम आपने ईयर एंड पे ये असेस किया। अब
इन स्टॉक यूनिट्स को वैल्यू किया जाता है और आपको एंट्री याद होनी चाहिए, डेबिट किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आप करेंगे, और क्रेडिट किया जाता है P&L। लेकिन अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या आनी है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू ली जाए? तो भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या ली जाए? पहली बात, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होता है, और कॉस्ट कैसे ली जाए, FIFO से या एफको से, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो पीरियोडिक में भी FIFO एफको लग रहा है। तो लेट्स अज्यूम हमने कहा जी हमारी यहाँ पे पॉलिसी FIFO की है, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हमारी पॉलिसी FIFO की है। तो FIFO का मतलब क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक आखिरी लॉट में से होगा सबसे पहले। तो हम कहेंगे हमारे पास 1000 खरीदे थे आखिरी, तो ये 300 यकीनन उस 60 रुपये के हिसाब से हैं। 18,000 हम कहेंगे हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 300 उसकी वैल्यू है, तो 18,000 P&L को क्रेडिट करेंगे, 18,000 यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे। तो अब ये आपका अकाउंट कंप्लीट है, परचेजेज अकाउंट भी आपका क्लोज है, ओपनिंग स्टॉक भी आपका क्लोज है, और क्लोजिंग स्टॉक एज एसेट नेक्स्ट पीरियड में कैरी होगा, जो आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा नेक्स्ट पीरियड के लिए। तो ये पीरियोडिक सिस्टम में हमने इसकी बात सीखी थी। FIFO एफको के तहत कॉस्ट डिटरमिन, आप पीरियोडिक अकाउंटिंग कर रहे हो या आप परपेचुअल अकाउंटिंग कर रहे हो, ये अलहदा असूल है। अकाउंटिंग का तरीका अलहदा है और कॉस्ट डिटरमिन करने का तरीका अलहदा है। तो पीरियोडिक सिस्टम में हम लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यू पीरियड एंड पे करते हैं। पीरियड एंड पे हम देखते हैं कितना स्टॉक हमारे पास इन हैंड है, और वो स्टॉक इस मेथड के तहत परचेजेज में से किस लॉट से बिलोंग करता है। तो हमने कहा जी ये तो 300 सारे के सारे, ये जी हमारा ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, पीरियड एंड आया, इसको एज इट इज P&L में क्लोज कर दिया। ये पूरे साल की परचेजेज हैं। लेट्स अज्यूम हमने 2 ही परचेजेज की थी, 500 यूनिट्स 55 के हिसाब से, 1000 यूनिट 60 के हिसाब से, पूरे साल के परचेजेज हैं। ईयर एंड पे इनको भी P&L में क्लोज कर दिया। फिर देखा जाता है इन हैंड हमारे पास कितने यूनिट्स हैं। लेट्स अज्यूम अगर इन हैंड यूनिट्स हमारे पास 300 हैं और हम FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो FIFO मेथड के तहत क्लोजिंग स्टॉक मोस्ट रीसेंट परचेज से रिलेट करते हैं। हमने ये 300 यूनिट 60 रुपये के हिसाब से शायद ख़रीदे हुए हैं इस मेथड के तहत, और हम इस तरह 18,000 अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने का तरीका होता है डेबिट क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट P&L। इस तरह हमारे ये दोनों अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट रिफ्लेक्ट होगा, और ये हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से हम डिटरमिन कर पाएंगे। इसमें रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होता है, बाकी खर्चे भी आते हैं, P&L यहाँ से निकलता है। तो ये सिस्टम आपने अकाउंटिंग का सीखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जो मेथड सीखा, इसको हम पीरियोडिक सिस्टम कहते हैं। इसमें इन्वेंट्री की वैल्यू पीरियड एंड पे डिटरमिन की जाती है। जब साल ख़त्म हो जाता है तब आप देखते हो कितने यूनिट्स इन हैंड हैं और वो किस लॉट से बिलोंग करते हैं, उसके मुताबिक पॉलिसी के मुताबिक इनकी कॉस्ट क्या बनती है। परपेचुअल पीरियोडिक सिस्टम में हमें ड्यूरिंग द ईयर हर वक्त इन्वेंट्री का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, हर वक्त हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है अवेलेबल नहीं है। इसको पीरियोडिक सिस्टम कहा इसलिए जाता है, इसको पीरियड एंड सिस्टम कहा इसलिए जाता है कि इसमें इन्वेंट्री की वैल्यू पीरियड एंड पे स्टैब्लिश की जाती है। पीरियड एंड पे देखा जाता है कितने यूनिट्स इन हैंड हैं, पीरियड एंड पे देखा जाता है FIFO मेथड या एफको मेथड के तहत इनकी कॉस्ट क्या बनती है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, और पीरियड एंड पे इस कॉस्ट को हम इन यूनिट्स की NRV से कंपेयर करेंगे। जो भी वैल्यू होगी उस पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाती है। कॉस्ट अगर लोअर है तो कॉस्ट पे एंट्री डलेगी, अगर NRV देखा NRV लोअर है तो NRV पे ये एंट्री पास होती है। दिस इज पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा जी, नॉर्मली लेकिन जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जिससे डील कर रहे थे अक्सर, वो परपेचुअल सिस्टम होता है। जो हमने पहले जो सीखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में, एक अकाउंटिंग का फ्लो आपको सिखाया था मैंने, तो वो जो सिस्टम था वो परपेचुअल था। मतलब परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है, आपको सेपरेट अकाउंट ऑफ परचेजेज रिक्वायर्ड ही नहीं है, आपको परचेजेज का अकाउंट मेंटेन नहीं करना। इंस्टेड आपने हर आइटम का इन्वेंट्री अकाउंट खोलना है। कोई ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस 3 अकाउंट खोले थे ना हमने पीरियोडिक में, तो यहाँ पे कोई 3 अकाउंट नहीं खोलने, सिर्फ एक अकाउंट खोलना है और वो कहलाता है इन्वेंट्री। लेकिन ये हर आइटम का अलहदा अकाउंट ओपन किया जाता है। हमने पीरियोडिक में फिर लेकर जाऊं आपको, तो परचेजेस तमाम आइटम्स का एक अकाउंट है,
ओपनिंग स्टॉक तमाम आइटम्स का एक अकाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक तमाम आइटम्स का एक अकाउंट है। आपके पास 500 आइटम्स हैं, आइटम नंबर 1 2 3 4, तमाम आइटम्स की परचेजेज यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी और पीरियड एंड पे तमाम आइटम्स की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इस अकाउंट में आएगी जो नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बनती है। जबकि हम परपेचुअल सिस्टम में आते हैं तो हमने ना ओपनिंग स्टॉक का अकाउंट खोलना है, ना परचेज का अकाउंट खोलना है, ना हमने क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट खोलना है। ये 3 अकाउंट नहीं खुलेंगे, इनकी जगह हर आइटम का एक अकाउंट खुलेगा। आइटम नंबर 1 इन्वेंट्री, आइटम नंबर 2 इन्वेंट्री, आइटम नंबर 3 इन्वेंट्री। हर आइटम का अलहदा इन्वेंट्री अकाउंट खोला जाता है। उसके बाद जितनी भी रिसीट्स और इश्यूज हैं वो उस इन्वेंट्री अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। परपेचुअल सिस्टम में हर रसीट, हर इशू उस इन्वेंट्री अकाउंट में मेंटेन की जाती हैं और उस इन्वेंट्री अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है कि हर वक्त आपको पता है कि आपके हाथ में कितने यूनिट्स हैं और उनकी कॉस्ट क्या है। इन हैंड यूनिट्स कितने हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है। यूनिट्स की तफसील तो हमें जो लेजर कार्ड मेंटेन किया था उससे मिलती है और कॉस्ट FIFO ऐप को जो भी मेथड फॉलो करें वो भी हमने वहाँ से निकाली थी, पोस्ट हम इसमें कर देते हैं। इसका भी बल्कि मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कल शायद हल्का सा दिया था कि आपने एक इन्वेंट्री अकाउंट खोलना है, इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन इन्वेंट्री का बैलेंस आता है। लेट्स अज्यूम यही कहानी होती अगर 100 यूनिट्स एट 50 थे, 100 यूनिट्स एट 50 यहाँ पे ब्रॉट डाउन आ गया हमारे पास। अब आपने जो भी यूनिट्स खरीदने हैं, जब जब खरीदने हैं तब तब रिकॉर्ड करनी है। लेट्स अज्यूम हमने कहा जी हमने ख़रीदे पहले 500 यूनिट खरीदे, पहले हमने परचेजेस की 500 यूनिट्स 55 के हिसाब से 27,500 बने। इसके बाद कोई इशूज़ आ गए हैं तो इशूज़ यहाँ पर रिकॉर्ड होने शुरू हो जाएंगे। लेट्स अज्यूम हम FIFO ही फॉलो कर रहे हैं तो हमें पता लगा जी हमें 100 यूनिट्स इशू करने हैं, तो हमने वर्क इन प्रोसेस को 100 यूनिट्स 50 वाले इशू कर दिए FIFO के तहत। फिर लेट्स अज्यूम हमें पता लगा हमने 400 यूनिट्स और इशू करने हैं, फिर वर्क इन प्रोसेस को अब हमारे पास एक ही लॉट रह गई है, 400 यूनिट्स 55 वाले इशू कर दिए। लेट्स अज्यूम इसके बाद मज़ीद इशूज़ आ गए, वर्क इन प्रोसेस को हमने मज़ीद इशू किए से बल्कि हम परचेजेस कर देते हैं। इसके बाद लेट्स अज्यूम हमारी अगली परचेज थी वो आई 1000 यूनिट से 60 के हिसाब से। अब हमने 400 यूनिट 100 ये कंज्यूम किया था, 400 ये कंज्यूम किया और अब हमने लेट्स अज्यूम हमारे पास यूनिट बच गए हैं टोटल 1100 में से हम से 800 यूनिट्स और कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये 800 यूनिट जो कंज्यूम होंगे इसमें से 100 यूनिट से होंगे वो 55 वाले होंगे और 700 यूनिट्स होंगे 60 वाले होंगे। रिजल्टेंटली क्लोजिंग बैलेंस जो आप कैरी डाउन कर रहे होगे वो आपके पास 300 यूनिट्स 60 वाले पड़े हुए हैं। ये आपका अकाउंट ऐसे क्लोज होगा। वही ट्रांजैक्शन है परपेचुअल सिस्टम में इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। परपेचुअल सिस्टम में हम एक लेजर खोलते हैं, उसी में ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस आ रहा है, उसी का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है। परचेजेस सारी यहाँ पे इसी अकाउंट में डेबिट की जाती हैं और इश्यूज एज एंड व्हेन जब किए गए यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? ये वैल्यूज़ हमने कल स्टोर लेजर कार्ड जब बनाया था ना, यहाँ पे तो मैंने वैसे लिख दी, लेकिन जनरली लेजर में हम इस तरह वैल्यूज़ नहीं लिख रहे होते, ये क्वांटिटीज़ और वैल्यूज़ नहीं, क्वांटिटीज़ और रेट नहीं लिख रहे होते, वो स्टोर लेजर कार्ड से आ रहे होते हैं। स्टोर लेजर कार्ड में हम कंप्लीट डिटेल लिख रहे होते हैं कि किस रेट पे कितने यूनिट खरीदे गए और किस रेट पे कितने यूनिट्स इशू हुए। एज अ रिजल्ट क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितने यूनिट्स किस रेट पे रह गए। ये सारी डिटेल जो वैल्यूज़ की कैलकुलेशन है वो स्टोर लेजर कार्ड में हो रही है। अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट इस तरह लेजर अकाउंट में होती है, जो कल मैंने ब्रीफली आपसे शेयर भी किया था। तो ये जनाब परपेचुअल सिस्टम में अकाउंट मेंटेन किया जाता है। हर रसीट और हर इशू को एज एंड व्हेन अकर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फायदा क्या है? परपेचुअल से वर्ड होता है, हमेशा से निकला हुआ वर्ड। परपेचुअल से मुराद है कि आपका इन्वेंट्री का रिकॉर्ड हर वक्त अप टू डेट है, हर वक्त आपको पता है, हमेशा आपको पता है कि आपके पास कितने यूनिट्स इन हैंड हैं और आपकी उनकी कॉस्ट क्या है। जैसे आपने जब 100 यूनिट ब्रॉट डाउन किया, ये सिस्टम आपको बता रहा है इन हैंड 100 है। इसके बाद आपने ये ट्रांजैक्शन की 500 खरीदे, इस सिस्टम से आपको पता लग रहा है अभी हमारे पास 100 और 500 600 हो चुके हैं। फिर आपने ये 100 इशू कर दिए, ये सिस्टम आपको बता रहा है कि भैया 500 वापस रह गए हैं। फिर आपने मजीद 400 इशू किए, यहाँ से आपको पता लग रहा है भाई ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस इशूज़ हमारे पास कितने रह गए, एंड सो ऑन। परपेचुअल सिस्टम में
हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। पीरियोडिक में हमने जब मटेरियल यूज़ हो रहा था कोई एंट्री नहीं थी, हमने कहा जी खरीदते जाओ, इस अकाउंट को डालते जाओ, और फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, होने दो, अकाउंटिंग एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। हम साल के एंड पे देखेंगे क्लोजिंग कितने पड़े हुए हैं। जबकि परपेचुअल में हर एंट्री, हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, हर परचेज रिकॉर्ड की जाती है, हर इशू जर्नल लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, और हमारा लेजर जो है हर वक्त अप टू डेट रहता है। और यहाँ पे मैं फिर बता दूं, हर आइटम का इन्वेंट्री लेजर अलहदा होगा। आइटम नंबर 101, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, हर एक का लेजर अलहदा होने वाला है जी। एनी क्वेश्चन? पीरियोडिक एंड परपेचुअल। डेबिट क्रेडिट हम पहले भी ये डिस्कशन में ला चुके हैं, जब हमने ओवरहेड में अकाउंटिंग का फ्लो समझा था, उसमें आपको इसी तरीके से मैंने फ्लो समझाया था। कभी एक इन्वेंट्री काउंट होगा और उससे हम चलेंगे। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो वर्क इन प्रोसेस को जा रहा होगा, जो अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ से इशू हुआ है तो वो ओवरहेड को जा रहा होता है, जो हमने डिस्कशन की थी जी। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम ज़रा एग्जाम लेवल क्वेश्चन देखते हैं और उसमें देखते हैं हमें क्या चीज़ नहीं मिलती है, या कैसे ये कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं अभी ये हम यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे नज़र डालते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 105 पे आपके पास आ रहा है। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पेज 105 पे। इसकी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2023। अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट शुड बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स की वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जानी है, और हमने सीखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है जी। तो हमने जो आइटम्स हमारे पास है उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, उन आइटम्स की एनआरवी कैलकुलेट करनी है, और जो लोअर वैल्यू है उसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके जाना है। लेट्स रीड द डाटा, फिर बात करते हैं जी इस पे। XYZ Limited manufactures 4 products. The related data for the year ended 31st December 2023 is given below. ABCD 4 प्रोडक्ट्स हैं जी। ओपनिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स कितने थे, ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी, ओपनिंग इन्वेंट्री की एनआरवी कितनी थी। यहाँ तक डाटा ओपनिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड है। फिर हमारी प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर, ABCD की। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इन यूनिट्स को बनाने पे हमारा खर्चा कितना आया। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ड्यूरिंग द ईयर हमारी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट टोटल कितनी इनकर हुई, वेरिएबल है ये। क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितने यूनिट्स रहे, डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। इन यूनिट्स में कुछ यूनिट्स डैमेज भी हैं, वो भी शामिल हैं। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यूज, 2 आइटम्स पे वेटेड एवरेज मेथड लगता है, 2 आइटम पे FIFO मेथड लगता है। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, मार्केट से ये यूनिट कितने के मिलते हैं वो भी गिवन है। सेलिंग प्राइस, हम मार्केट में यूनिट्स बेचना चाहें हम कितने के बेच सकते हैं। एंड यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट्स, ये जो डैमेज यूनिट्स हैं इनको अगर हम रिपेयर करना चाहें तो पर यूनिट रिपेयर पे कितना खर्चा आता है, मतलब ये रिपेयर डैमेज यूनिट को रिपेयर करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, ये फुल कंप्लीट यूनिट्स हो जाएंगे। लास्ट लाइन, कंपनी एस्टिमेट्स दैट सेलिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10% इन जनवरी, जनवरी में सेलिंग एक्सपेंसेस 10% से बढ़ जाएंगे। ये जी हमारे पास डाटा है और हमसे कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताइए पीरियड एंड पे क्या रहेगा। अच्छा जी, हमें बेसिकली जो डाटा को अरेंज करना है 4 आइटम्स के लिए, 4 आइटम्स हैं उनके लिए हम डाटा अरेंज करते हैं ABCD के लिए।
ए बी सी डी, हमें इन चारों आइटम्स की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन चारों आइटम्स की हमें एनआरवी देखनी है, और फिर इनमें से जो लोअर है वो अमाउंट टू बी टेकन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसने कहा है, टेकन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमने डिटर्मिन करना है जी। सो ये है जी हमारा ओवरऑल स्कोप। हमें डाटा इस शेप में अरेंज करना है, चारों आइटम की कॉस्ट लेके आएंगे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेट मी ऐड द वर्ड हियर, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लाएंगे हम, और फिर उसको एनआरवी ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री से कंपेयर करेंगे, एंड देन लोअर वैल्यू का हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाते हैं। अच्छा जी, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेट्स स्टार्ट विद ए से अपनी बात शुरू करते हैं और उसकी कॉस्ट की तरफ हम चलते हैं। ए की क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकालनी है? ए की क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने से मुराद एफको मेथड। हमें ए के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स चाहिए, क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है जी, किधर है? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, और हमें क्लोजिंग स्टॉक की जो हमने प्रोडक्शन की है कॉस्ट पर यूनिट एफको मेथड से निकालनी है। अच्छा, अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, हमने कल तक जो लेजर देख रहे थे उसमें हमने कहा था कि हम जैसे जैसे नए यूनिट्स हमारे स्टोर में रिसीव होते हैं, हर रसीट के ऊपर नया एवरेज रेट निकलता है। हमने कहा था हर रसीट के ऊपर नया एवरेज रेट निकालने हैं और अगले तमाम इश्यूज उस नए रेट पे होने हैं। अब यहाँ से हमें पता क्या लग रहा है कि हमने पूरे साल में जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, जो कि यकीनन स्टोर में डिलीवर होंगे, स्टोर में रिसीव होंगे ना, प्रोडक्शन हॉल से बने स्टोर में रिसीव हुए, इन यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है। अब हमें जब जब बने तब तब की कॉस्ट नहीं दी गई। हमने तो लेजर में बनाया, कल स्टोर लेजर में सीखा था कि जैसे जैसे यूनिट वसूल हो स्टोर में, जिस रेट पे वसूल हो रहे हैं एवरेज रेट निकाल दिया करो। अब यहां पे हमें जैसे जैसे यूनिट्स वसूल हो रहे हैं उनकी कॉस्ट गिवन ही नहीं है, हमें तो टोटल पूरे साल के यूनिट्स कितने वसूल हुए हैं उनकी पूरे साल की कॉस्ट कितनी है। तो भाई एफको मेथड जब डाटा इस तरह दिया जाए तो एफको मेथड पूरे साल पे एक ही कैलकुलेशन के थ्रू अप्लाई होता है, ठीक है। अगर तो हमें डेट वाइज डाटा गिवन होता ना तो फिर हम स्टोर लेजर कार्ड बनाते हैं, डेट वाइज चलते कि इतने यूनिट्स इन हैंड है, इतने वसूल हुए, एवरेज रेट क्या हुआ, इतने इशू किए निकाल दो, फिर वसूल हुए नया रेट निकाल लो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें डेट वाइज वसूली नहीं गिवन, हमें तो एक ही वैल्यू दी गई है। तो इस केस में हम एफको मेथड जो निकालेंगे, मैं एक से वर्किंग वन में बनाता हूं, इसके लिए एलैबोरेट करने के आंसर में तो समराइज वे में प्रेजेंट किया गया, लेकिन हमें चूंकि कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है इसलिए मैं डिटेल में इसके साथ चल रहा हूं। हमने कहा जी हमें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट जो कैलकुलेट करनी है वो होगी एफको मेथड में यूनिट्स इन हैंड मल्टीप्लाइड विद एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो यूनिट्स इन हैंड हमारे पास रेडीली अवेलेबल हैं 5000। हमारी एवरेज कॉस्ट क्या आएगी इस केस में? तो फार्मूला वही एवरेज कॉस्ट का जो हमने सीखा था। फार्मूला मैं इसके लिए वर्किंग 1.1 से अगर लेके आऊँ एवरेज कॉस्ट, तो फार्मूला हमने सीखा था एवरेज कॉस्ट का, कॉस्ट वैल्यू ऑफ यूनिट्स इन हैंड प्लस वैल्यू ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड डिवाइडेड विद यूनिट्स इन हैंड प्लस यूनिट्स रिसीव्ड। ये फार्मूला था ना एवरेज का। पहले हमने कहा था जैसे जैसे यूनिट रिसीव होंगे वैसे वैसे एवरेज निकालते जाओ। अब हमें सिर्फ एक ही इकट्ठी वैल्यू अवेलेबल है,
ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अवेलेबल है और यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर जितने इकट्ठे बने उनकी वैल्यू अवेलेबल है। तो हम इसको पीरियड एंड पे एक ही दफ़ा एवरेज की कैलकुलेशन लगा सकते हैं। हम एज एंड व्हेन यूनिट रिसीव्ड हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करके अपडेट नहीं कर सकते। एज एंड व्हेन यूनिट रिसीव्ड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करके अपडेट हम नहीं कर सकते। हम तो साल के एंड पे एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर पाएंगे एवरेज। तो जनाब वो साल के एंड पे एक दफ़ा कैसे कैलकुलेट होती है एवरेज? वैल्यूज में फीड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है जी? अब यहाँ पे मैंने वर्ड केयरफुली वैल्यू का खुद लिखा क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये कॉस्ट है, ठीक है। तो हमने, और ये इसकी एनआरवी भी गिवन है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी लेनी है। तो भाई ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी है, ओपनिंग स्टॉक की एनआरवी है, इसका मतलब हमारे अकाउंट्स में लोअर 70,000, हमारे अकाउंट्स में लोअर 70,000 रिफ्लेक्ट हो रहा होगा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। तो जनाब ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास इन हैंड था वो 70,000 है, प्लस जो यूनिट्स हमें रिसीव हुए, मतलब जो हमने यूनिट प्रोड्यूस किए वही स्टोर में रिसीव हुए ना, उनकी कॉस्ट कितनी है? यूनिट रिसीव की कॉस्ट प्रोडक्ट ए में 4 लाख, यूनिट्स इन हैंड ओपनिंग स्टॉक के 10,000 प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर जिनकी कॉस्ट 4 लाख है 50,000। तो यहां से देखिए आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? 7.83। ये है जी आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो हमने कहा जी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट लेनी है, यूनिट्स इन हैंड इनटू कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनी है? बात करते हैं अभी 39,150। दिस इज कॉस्ट। कॉस्ट से मुराद ये सारे हैं, ये टोटल यूनिट्स की कॉस्ट है, इसमें डैमेज शामिल है। इसमें हमने 5,000 यूनिट्स इन हैंड है जो उसने लिखा हुआ है, डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, इसमें डैमेज भी शामिल है। और हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कॉस्ट से मुराद है इन यूनिट्स को बनाने में खर्चा कितना आया। तो खर्चा तो डैमेज यूनिट्स पे बनाने पे भी उतना ही लगता है ना जितना गुड यूनिट्स पे लग रहा है। ये प्रोडक्शन हमने की, 10 टेबल बनाए, 10 टेबल पे खर्चा तो एक जैसा ही है, लेकिन इंस्पेक्शन की पता लगा एक थोड़ा डैमेज है, वो उठा के इधर रखते हुए कोई लकड़ी उसकी टूट गई हुई है, डैमेज भी कैटेगरी में आ गया ना, बट खर्चा तो पूरा वही एक जितना ही लगा। 10 यूनिट बनाया था, 10 पे एक जितना खर्चा लगता है, डैमेज पे भी खर्चा वही लग रहा है। तो कॉस्ट का मतलब पैसे लगे कितने हैं बनाने में, तो भाई पैसे हमारे लगे हैं एफको मेथड से 39,150। तो हमने कहा जी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट जो है आइटम ए की 39,150 है। अब हम इसकी एनआरवी देखेंगे, वहां पे अब डैमेज का हिसाब किताब आएगा। इनकी एनआरवी क्या है? तो एनआरवी होती है जी, हमने जो पढ़ी थी, हमें अब इन्हीं 5,000 यूनिट्स की, इन्हीं 5,000 यूनिट्स की एनआरवी लेनी है। तो मैं इसकी से वर्किंग टू पे इसकी एनआरवी बनाता हूं। एनआरवी हमारी होती है जी वर्किंग टू फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल। अब फाइनल सेल वैल्यू, हम ये 5,000 यूनिट्स बेचना चाहें तो ये 5,000 यूनिट्स हमारे किस रेट पे बिकते हैं? यूनिट सेलिंग प्राइस 10 रुपये। अगर हम ये यूनिट बेचना चाहें तो ये 10 रुपये के हिसाब से बिकते हैं। तो जनाब हमने कहा जी फाइनल सेल वैल्यू है 5,000 यूनिट्स इंटू 10 इंटू ₹10 प्लस कॉस्ट टू कंप्लीट दीज सेल। तो इन यूनिट की अगर आपने सेल कंप्लीट करनी है, 5,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से बेचने हैं, तो सबसे पहले आपको इनको रिपेयर कराना पड़ेगा। इनमें जो डैमेज यूनिट्स हैं, डैमेज यूनिट रिपेयर होंगे तो बिकेंगे ना भाई। तो हमने कहा जी हमने अगर ये 5,000 यूनिट बेचने हैं तो इनमें डैमेज यूनिट्स को रिपेयर कराना पड़ेगा। तो डैमेज यूनिट्स 300 हैं और कॉस्ट 3 है। तो जनाब हम इसमें लेस करेंगे 300 यूनिट्स इंटू ₹3। ये हमारी है कॉस्ट ऑफ रिपेयर। 300 यूनिट्स डैमेज थे जो कि इसमें शामिल हैं। अगर हमने इन 300 यूनिट्स को भी 10 रुपये बेचने हैं तो पहले रिपेयर भी कराना पड़ेगा, तो हमें रिपेयर का खर्चा भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा देयर इज वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट एज वेल।
बेच रहे हैं तो फिर हमें वेरिएबल कॉस्ट भी तो इनकर करनी पड़ेगी। हमें यहां बताया गया है जब हम सेल करते हैं तो हमारी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी इनकर होती है। अब ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब पर यूनिट के हिसाब से इनकर होगी। तो हमें पहले देखना पड़ेगा हमारी पर यूनिट कॉस्ट है क्या वेरिएबल, और फिर इन 5000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनेगी। हमने 5000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे माइनस करनी है, तो ये हमें यहाँ से एनआरवी मिलेगी। तो एनआरवी क्या होती है? फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल। फाइनल सेल वैल्यू 5000 यूनिट्स की क्या है, और कंप्लीट द सेल करनी है तो उनको पुरानी इसमें डैमेज यूनिट को रिपेयर भी करवाना है, और सेल करनी है तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी पे करने हैं। अब ये सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए मैं वर्किंग 2.1 बनाते हैं कि भाई ये हमने यूनिट्स बेचने हैं तो हमारा खर्चा क्या आएगा। वर्किंग 2.1 में हम पहले करंट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करते हैं। हमें उसने टोटल कॉस्ट दी हुई है 60,000 की, इसको हम डिवाइड करेंगे यूनिट सोल्ड से। सेलिंग कॉस्ट है ना, जितने यूनिट बेचे हैं उन पे आएगी ना ये कॉस्ट। तो यूनिट सोल्ड कहां से निकलते हैं? हमें यूनिट सोल्ड गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट होते हैं? ओपनिंग प्लस परचेजेस या प्रोडक्शन, इस केस में प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमारे पास आइटम ए के ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स 10,000 हैं, प्रोडक्शन 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है। ये हमारे यूनिट सोल्ड आ रहे हैं। ये कैलकुलेशन यूनिट सोल्ड की है। तो हमने कहा जी टोटल खर्चा कितना हुआ और यूनिट बेचे कितने। यहां से कॉस्ट पर यूनिट मिलती है कितनी जी? 1. लीजिए जी, ये हमारी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ गई 1.10 पर यूनिट। ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है। अब यहां पे एक जी, यहां पे कोई इशू, किसी बच्चों को वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? अच्छा जी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, उसकी भी हमें रेलेवेंस देखनी है। वो है लास्ट लाइन, कंपनी एस्टिमेट्स दैट द सेलिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10% इन जनवरी। ये जो हमने 1.1 निकाला है ना, ये तो खर्चा था इस साल का जो गुजर गया साल। इस साल में हमारा खर्चा हुआ। हम जब एनआरवी निकालते हैं तो एनआरवी से मुराद होता है, एनआरवी किस तारीख को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हम 31 दिसंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हम ये यूनिट बेचें तो बेच के कितना पैसा नेट हमारे हाथ में आएगा। तो 31 दिसंबर को जब हम एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये यूनिट बेचें तो बेचने का दिसंबर में या जनवरी में? यकीनन जनवरी में। 31 दिसंबर साल तो गुजर चुका है जब अकाउंट्स बना रहे हैं। तो ये यूनिट्स हमने जनवरी में बेचने हैं। तो हम जब एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई आज जब हम एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं कल ये यूनिट्स बेचने निकले तो पैसे कितने हाथ में आएंगे। तो 31 दिसंबर को आप एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हो तो यूनिट्स तो आपने जनवरी में बेचने जिनकी एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हो। तो भाई जनवरी में तो वो कहता है सेल एक्सपेंसेस वो नहीं रहेंगे जो पीछे दिसंबर में है, 10% ज्यादा होंगे। तो हमारे लिए एनआरवी की कैलकुलेशन में रेलेवेंट जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो 10% ज्यादा हैं। तो हम यहां पे जो लिखेंगे, हम कहेंगे जी 1.10 इंटू 110%। ये हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। और इनमें हमने ख्याल करना है कि हम सेलिंग एक्सपेंसेस फ्यूचर के लेते हैं, पास्ट के नहीं लेते, क्योंकि एनआरवी क्या है, फ्यूचर में हम ये यूनिट्स जो बेचेंगे उससे हमें कितने पैसे आएंगे। तो हमें बताया गया यूनिट्स बेचेंगे तो चल के 31 दिसंबर से आगे हम जब भी बेचेंगे 10 रुपये का बेच पाएंगे, लेकिन 10 रुपये पे सारे यूनिट बेचने हैं तो इनको रिपेयर भी करवाना पड़ेगा, 300 यूनिट जो उसमें शामिल हैं। और अगर बेचने 5,000 यूनिट्स तो उन पे जनवरी में हमें सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे, और जनवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस पिछले साल के सेलिंग एक्सपेंसेस से 10% ज़्यादा हैं। तो 110% हमने कर दिया इसका। तो जनाब बताइए यहाँ से एनआरवी क्या निकलती है? 43050। ये जी हमारे पास एनआरवी आ रही है प्रोडक्ट ए की। तो आइटम की कॉस्ट और आइटम की एनआरवी
43,050, लोअर जो वैल्यू है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी 39,150। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी, लोअर अमाउंट जो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेनी है 39,150। जी, किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में दिक्कत, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट की कैलकुलेशन आ रही है और ये क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी की कैलकुलेशन आ रही है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये कैलकुलेशन रिपीट कीजिए ज़रा इन्वेंट्री बी के लिए। इन्वेंट्री बी की पॉलिसी भी जो है वो भी वेटेड एवरेज मेथड ही है। तो सिमिलर कैलकुलेशन, सेम स्टेप्स आपने परफॉर्म करके कॉस्ट निकालनी है और सेम स्टेप परफॉर्म करके आपने उसकी एनआरवी निकालनी है। जी, आइटम बी के लिए ये कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए और मुझे पहले आइटम बी की कॉस्ट बताएंगे, फिर आप मुझे आइटम बी की एनआरवी बताएंगे, देन विल सी विच एवर इज लोअर। जी बेटा, यार तो उनका तो ऑडिट ना कर, तो जो मैं तुझे समझा रहा हूँ उसकी बात समझना। ये बेटा आई कैप का सोल्यूशन है, मेरा नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन हमारा आंसर कोई फ़र्क आया? बेटा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे एक राउंडिंग ऑफ परफॉर्म की है, आप इस आंसर को सोल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसने सोल्यूशन में उसने राउंडिंग ऑफ परफॉर्म नहीं की, उसने सिंपली इस वैल्यू को इंटू 1.1 इंटू 5,000 कर दिया। तो बेटा ये क्या है? तो मैं इसलिए कहता हूँ ऑडिट ना किया करो बेटा। बेटा आपको वैल्यू देखनी है, आप वैल्यू देखते हो तो जो वैल्यू उसने निकाली है हमारी वैल्यू भी वही आ रही है। उसने 43,000, एग्जामिनर ने 43,100 निकाली हुई है, हमारी 43,050 आ रही है। 50 रुपये का डिफरेंस है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से है। जी, आइटम बी के लिए ये वर्किंग परफॉर्म कीजिए सारी। आइटम बी की पहले मुझे कॉस्ट बताएंगे, फिर आइटम बी की एनआरवी बताएंगे। जहाँ तक ये कॉस्ट की कैलकुलेशन है, इसके नीचे एनआरवी की कैलकुलेशन है। सेम स्टेप, सेम फार्मूला फॉलो करते जाएंगे और एफको मेथड से आइटम बी की कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पहले। $96,000 96,000 कॉस्ट, पूरी फुल 96,000 96,000 वेरीफाई कीजिएगा जी। कोई अगर डिफरेंस हो तो बताइएगा। इसी तरह हम इसकी गालबन कॉस्ट के लिए वर्किंग 3 कर लेंगे और इसकी एनआरवी के लिए हम वर्किंग 4 कर लेंगे। आइटम बी की एनआरवी से वर्किंग 4 है। अगर मैं उसको प्रेजेंट करूं तो इट विल बी लाइक यूनिट्स इन हैंड आइटम बी के 10,000 है और सेलिंग प्राइस आइटम बी की 12 है। इसमें से माइनस होगा डैमेज यूनिट्स
आइटम बी के डैमेज यूनिट्स 600 हैं और रिपेयर कॉस्ट 2 रुपये आती है और इनमें से माइनस होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। अब मैं ज़रा ये सेलिंग एक्सपेंसेस वर्किंग में जाने के बजाय यहीं पे अगर कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास आइटम बी पे जो सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल आए हैं वो 80,000 है, डिवाइड विद यूनिट्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ये हमारे पास करंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अगली दफ़ा इसमें 10% का इजाफा आना है और हमने ये वेरिएबल कॉस्ट पे करनी है कितने यूनिट्स पे जी? 10,000 यूनिट्स की। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर बिल्कुल आपका वही मैच हो जाएगा एग्जैक्टली एग्जामिनर के साथ जो उसने एनआरवी कैलकुलेट की हुई है, क्योंकि अब हमने राउंडिंग ऑफ ख़त्म कर दी ना। यहाँ पे पीछे हमने राउंडिंग ऑफ की थी, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ निकाल दी, तो दोनों तरीके ठीक है। तो बताइए जनाब यहाँ से एनआरवी क्या आती है? वन 105,270। राउंडिंग ऑफ नहीं किया आपने कोई, एज इट इज फैक्टर सॉल्व किया, फिर भी फ़र्क आ गया हमारा आंसर से, लेकिन बहरहाल डज नॉट मैटर। तो लीजिए जी 105,270 ये एनआरवी है, 105,270 लोअर 96,000, इस पे हमारी इन्वेंट्री वैल्यू होगी जी। एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट को किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में दिक्कत? एनआरवी की कैलकुलेशन हमने आइटम बी की भी देखी। अच्छा जी, अब ज़रा हो गई जी सबकी कैलकुलेशन, ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं सबकी? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई हेल्प चाहिए पूछिए। अब आइटम सी पे जाते हैं। आइटम सी की वैल्यूएशन की पॉलिसी है FIFO। तो लेट्स अज्यूम हमारे लिए इसके लिए वर्किंग बनेगी से 5। अब FIFO में आपने जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना होता है वो वैल्यू करना होता है करंट पीरियड प्रोडक्शन कॉस्ट पे। तो हम वर्किंग 5 में जब जाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो होगी इट विल बी यूनिट्स इन हैंड। कितने यूनिट्स इन हैंड? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इन हैंड 15,000 है और इसको मल्टीप्लाई करना है करंट पीरियड कॉस्ट पर यूनिट। तो करंट पीरियड में हमने यूनिट्स बनाए हैं उनकी कॉस्ट है 8,25,000 और करंट पीरियड में जो हमने यूनिट्स बनाए हैं उनके नंबर है 75,000। अब एवरेजिंग नहीं होनी FIFO मेथड में, एवरेजिंग नहीं होनी FIFO मेथड में। जितने यूनिट्स आए हैं हमारे पास इकट्ठी लॉट दी हुई है करंट पीरियड, यहां से हम उनकी करंट पीरियड की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 165,000, ये जी हमारी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है आइटम सी की 165,000। हमने अब एवरेजिंग नहीं की यहाँ पे, अब हमने सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट ली। पहले हम एवरेजिंग कर रहे थे। एवरेजिंग कैसे कर रहे थे कि भाई ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी वैल्यू भी लो, करंट पीरियड की कॉस्ट भी लो, फिर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी लो, ये भी लो। लेकिन FIFO में ऐसा नहीं होगा। FIFO में सिर्फ ये डाटा लिया, ओपनिंग स्टॉक डाल के हमने एवरेज नहीं की उसकी, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो मोस्ट रीसेंट कॉस्ट पर यूनिट होती है उस पर इन्वेंट्री वैल्यू की जाती है। FIFO में ज्यूम किया जाता है ओपनिंग स्टॉक तो सबसे पहले हमने बेच दिया, तो हमारे पास जो भी यूनिट्स बचे होंगे वो हमारे पास करंट पीरियड प्रोडक्शन से बचे होते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो था हमने बेच दिया होगा। हमारे पास FIFO में जो यूनिट्स बचते हैं इन हैंड वो हमारे मोस्ट रिसेंट प्रोडक्शन से, मोस्ट रिसेंट लॉट से होते हैं। तो 165,000 हमारे पास कॉस्ट आ गई इसकी। इसकी एनआरवी की कैलकुलेशन इसी तरह जैसे अभी मैंने बी की आपसे एक लाइन में शेयर की थी, इसी अंदाज में वर्किंग 6 में हम एक लाइन में इसकी एनआरवी कैलकुलेट करेंगे। 15,000 यूनिट्स इन हैंड इनटू प्राइस 12, सी की प्राइस भी हमारी 12 है। उसके बाद हमने इसमें जो डैमेज यूनिट्स हैं उनको रिपेयर करने हैं, 800 डैमेज हैं और कॉस्ट पर यूनिट 2.5, ये डैमेज यूनिट्स की रिपेयर कॉस्ट आ गई। फिर इसमें से हमने सेलिंग कॉस्ट भी लेस करनी है। तो जनाब इनकी सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 90,000 है
यूनिट सोल्ड पिछले साल जो किए 20,000 ओपनिंग स्टॉक, 75,000 यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस 15,000 यूनिट्स इन हैंड, ये आपको मिलती है। पिछले साल जो साल ख़त्म हुआ उसमें आपका सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, जनवरी में 110% पे चली जाएगी और 15,000 यूनिट की सेलिंग कॉस्ट क्या बनेगी। लीजिए जी, यहाँ से आप NRV बता दीजिए क्या है। $159,438, ये जी NRV आ गई 159,438। हर बच्चा कैलकुलेशन करके दिखे, कोई लॉजिक कैलकुलेशन की समझ नहीं आती पूछिए। 159,438, दिस इज द NRV। सेल वैल्यू, फाइनल सेल वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड कितने का बिकता है, एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेल। 15,000 यूनिट बेचने हैं 12 रुपए पे, तो 800 यूनिट्स को रिपेयर करवाना पड़ेगा और 15,000 यूनिट्स पे सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि हमने NRV फ्यूचर के लिए कैलकुलेट करते हैं कि कल को हम ये स्टॉक बेचें तो कितना खर्च, कल को बेचें ये स्टॉक कितने पैसे आएंगे, कल को ये स्टॉक बेचना है तो बेचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो जब 31 दिसंबर को हम NRV कैलकुलेट कर रहे हैं तो कल से मुराद जनवरी है, और जनवरी में हमारा खर्चा पिछले साल के मुकाबले में 10% ज़्यादा होता है। तो असूल वही है NRV की कैलकुलेशन का, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर कॉस्ट। बस हमने कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए ख्याल रखना है कि NRV कल के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। 31 दिसंबर को अकाउंट्स बना रहे हैं तो कल जनवरी में हम जब बेचेंगे तो हमारा कितने पैसे आएंगे और ख़र्चा कितना लगेगा। तो जनाब यहाँ से लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV का असूल लगा, तो हमारे पास यहाँ पे आती है जी लोअर NRV है आपकी 159,438 से वर्किंग 6 से ये आई, और लोअर है जनाब आपकी 159,438। एक मिनट जी बेटा, क्या बात कर रहे हैं आप? कॉस्ट कॉस्ट ऑफ बी जो है ना, उन्होंने भाई ने 120 ले ली थी NRV की, क्योंकि उसमें लोअर NRV थी, इसलिए उन्होंने ना रेट और निकाला था, आंसर चेंज करते हैं। बी में तो NRV 96,000 नहीं आ रही है, 94700 आती है, क्योंकि उन्होंने लोअर नहीं किया था ना ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आपके साथी कह रहे हैं ये वैल्यू ठीक नहीं है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन गलत होगी। तो हम यहाँ से ज़रा इसकी एक दफ़ा मैं इसकी कैलकुलेशन आपसे शेयर कर लेता हूँ। हमारे पास जो कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन भी मैं अगर एक स्टेप में आपसे शेयर करूँ। हमारे पास कितने यूनिट्स इन हैंड है? 10,000 यूनिट्स इन हैंड है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होती है ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट। तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पे जब हम जाते हैं तो जनाब हमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट तो ये गिवन है, लेकिन NRV 110 है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में तो 110 आ रही है, ठीक है। तो 110 हमारे पास वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी, 1,10,000 प्लस वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे पास 6 लाख है। यूनिट्स इन हैंड 15,000 ओपनिंग स्टॉक के हैं और यूनिट्स प्रोड्यूस ये हैं जनाब। तो यहां से आपकी कॉस्ट आती है कितनी? 94,700। यही है जी, कॉस्ट चेक कीजिएगा जी बेटा, ठीक हो गया। 94,700 ठीक है जी हमारी कॉस्ट। तो 94,700 यहाँ पे हम फीड करेंगे। अमाउंट इज 262। लीजिए जी, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, इसी पैटर्न पे जिसे हमने C की कॉस्ट और NRV निकाली है, ये फार्मूलाज आपके सामने हैं C की कॉस्ट का और C की NRV का। इसी पैटर्न पे आपको D की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। 1 मिनट में कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए ज़रा D के लिए, वर्किंग 7 एंड वर्किंग 8। जिस पैटर्न पे ये वर्किंग 5 6 हुई हुई है, D के लिए इसी पैटर्न पे मैंने अब वर्किंग थोड़ी श्रिंक कर दी है। पहले मैंने जो की थी वर्किंग थोड़ी ज़्यादा एलैबोरेटेड थी, मैंने अब स्मार्टली चीज़ें कर दी हैं आपके सामने।
डी की कॉस्ट बोल रहे हो? 288000 डी की कॉस्ट 288,000 और डी की एनआरवी ये एनआरवी की कैलकुलेशन जो आपने डी की परफॉर्म करनी है इस फैक्टर की मदद से, जिस तरह हमने सी की थी, इसी पैटर्न पे डी की एनआरवी आपको कैलकुलेट करनी है। डी के यूनिट्स इन हैंड आपके पास हैं जी 24,000। डी की सेलिंग प्राइस क्या है? 12.5। डी में रिपेयर डैमेज यूनिट कितने हैं? 1500। खर्चा 3.5 है और सेलिंग एक्सपेंसेस फर्दर लेस करने हैं 100,000 है। यूनिट सोल्ड ओपनिंग स्टॉक 25,000, प्रोड्यूस्ड 100,000, इन हैंड क्लोजिंग 24,000। ये आपके पास पिछले साल का आपका पर यूनिट आ गया, इसका 110% लेना है और इसको 24,000 से ज़रब देनी है। लीजिए जी, दिस विल गिव यू एनआरवी। कितनी आ रही है एनआरवी यहाँ से? 268,611। ये जी हमारी एनआरवी है आइटम डी की 268,611। फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू गेट द डैमेज यूनिट्स रिपेयर माइनस सेलिंग कॉस्ट 24,000 यूनिट्स और सेलिंग कॉस्ट हम लेते हैं जनवरी की 268,611। ये जनाब हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 268,611। तो लोअर इज एनआरवी हियर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 268,611 जाएगी। जी एनी क्वेश्चन, किसी वैल्यू पे कोई दिक्कत? FIFO एफको का मेथड एग्जामिनर क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया, लेकिन ये थोड़ा सा हमने देखा ये पीरियड एंड पे वैल्यूएशन इन्वेंट्री की एक ही दफ़ा की जा रही है, परपेचुअली काम कैलकुलेशन नहीं की जा रही। अच्छा जी, कल हम मज़ीद क्वेश्चन हमने करने हैं हमारे एजेंडे पे। जो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद फिर लेटेस्ट अटैम्प्ट की मैंने जैसे कहा था, हमें लेटेस्ट टाइम में क्वेश्चन टेस्ट हुए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। तो हम अब ये 3 क्वेश्चन हमारे एजेंडे पे हैं, तो कल हम देखते हैं, शायद 2 हम कल कर पाएंगे, एक हमारा फिर छुट्टियों के बाद चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।